पुराने बच्चों, आज हम पढ़ने वाले कक्षा 12वीं कृषि से अध्याय 4 फसल चक्र एवं सस्य क्रम योजना। ठीक है, फसल क्या नाम है हमारे चैप्टर का? फसल चक्र एवं सस्य क्रम योजना। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि फसल चक्र होती क्या है। फसल चक्र, ऐसे पिछले चैप्टर में हमने थोड़ी थोड़ी इसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी कि फसल चक्र किस तरीके से होती है, या हम उस शब्द को पढ़े थे कि फसल चक्र के कारण हम जो कार्य करते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो फसल चक्र होती है एक ही जगह पर समय, स्थिति और क्षेत्र का निर्धारण करके, समय, स्थिति और क्षेत्र का निर्धारण करके अलग अलग फसलों को बोना या उगाना, अलग अलग फसलों को बोना या उगाना ही आपका क्या कहलाती है? एक फसल चक्र कहलाती है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा क्या बोला जा रहा है। फसल चक्र का मतलब क्या होता है? एक ही जगह समय, स्थिति और क्षेत्र का निर्धारण करके अलग अलग फसलों को बोना या उगाना आपका क्या कहलाता है? फसल चक्र कहलाता है। ठीक है, फसल चक्र क्या होता है? जब भी किसान जो है भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए क्या है, एक ही फसल को जब भी किसी एक ही जगह पर बार बार बोने से क्या होती है, उसकी भूमि की जो उर्वरा शक्ति होती है वो धीरे धीरे क्षीण होती जाती है। धीरे धीरे क्या होती जाती है? क्षीण होती जाती है। तो उसकी उर्वरक शक्ति धीरे धीरे खत्म होती जाती है। तो उसकी उर्वरक शक्ति को बनाए रखने के लिए किसान जो है एक ही जगह पर अलग अलग फसलों को बोता है या उगाने का कार्य करता है। बोता है या क्या करता है? उगाने का कार्य करता है, जिससे क्या होती है, जो भूमि होती है उसकी जो मृदा होती है उसकी उर्वरक शक्ति है वो क्या होती है? बनी हुई रहती है। उसकी उर्वरक शक्ति क्या होती है? वो बनी हुई रहती है और इससे किसान को उस फसल में उत्पादन की क्षमता जो होती है बहुत अच्छा प्राप्त होता है। ठीक है, उसकी फसल की जो उत्पादन क्षमता होती है बहुत अच्छे से प्राप्त होती है। उससे उसकी जो फसल की जो धनमय जो प्राप्त होती है वो भी उसकी क्या होती है? अधिक प्राप्त होती है। तो वो होती है आपकी फसल चक्र। तो फसल चक्र की परिभाषा अगर हम बताते हैं तो क्या होता है? एक निश्चित समय में, निश्चित क्षेत्र में, एक निश्चित समय में, निश्चित क्षेत्र में फसलों को इस प्रकार एक फेर करके उगाना या बोना। एक निश्चित समय में, एक निश्चित क्षेत्र में स्थिति परिस्थिति का निर्धारण करके फसलों को इस प्रकार हेर फेर करके बोना या उगाना कि उस भूमि या उस मृदा की उर्वरा शक्ति क्या हो? बनी रहे और किसान को हमेशा क्या हो? लाभ प्राप्त हो। तो वो कहलाती है आपका फसल चक्र। वो क्या कहलाती है? आपका फसल चक्र। फसल चक्र को सस्य क्रम भी बोला जाता है। आज की आधुनिक युग में कि आज आप देख रहे हैं कि आज का जो आधुनिक युग है पूरी तरीके से हम अगर देखते हैं तो फसलों के लिए पूरी तरीके से आश्रित है और फसलों को लेकर ही एक विभिन्न तरीके से व्यवसाय का कार्य करते हैं। विभिन्न तरीके से व्यवसाय का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। और आपको पता होगा हमारा भारत देश एक कृषि प्रधान देश है। ठीक है, हमारा भारत देश एक कृषि प्रधान देश है और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग फसलों की महानता होती है। अलग अलग फसलों की क्या होती है? महानता होती है अलग अलग क्षेत्रों में। तो इस तरीके से जो किसान है अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए, ठीक है, अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए, अपनी आय की वृद्धि करने के लिए जो किसान है अपने जो कृषि क्षेत्र वाली जगह है उसमें इस तरीके के कार्य करते हैं जिसको हम फसल चक्र का नाम से जानते हैं। आज के आधुनिक युग में इसे एक सस्य क्रम का नाम भी दिया हुआ है। कृषि के विकास के साथ साथ इसके नाम में भी क्या हो गया है? धीरे धीरे परिवर्तन आने लगी है। इसके नाम में भी धीरे धीरे क्या होने लगी है? परिवर्तन आने लगी है और वैज्ञानिकों ने इसे आजकल की खेती के रूप में एक सस्य क्रम का नाम दे दिया। इसको क्या नाम दे दिया गया है? एक सस्य क्रम का नाम दे दिया है। रहने के लिए वो क्या है? एक फसल चक्र ही है, लेकिन उसको हम आज के आधुनिक जीवन में हम उसको क्या करते हैं? बोलते हैं एक सस्य क्रम का नाम देते हैं। यानी फसल चक्र और सस्य क्रम दोनों का मायने एक है। दोनों का मायने क्या है? एक है। दोनों का मतलब भी क्या है? एक है। आज हम इसको हम क्या बोल सकते हैं? सस्य क्रम के नाम से जानते हैं। पहले हम इसको क्या नाम से जानते थे? फसल चक्र के नाम से भी जानते थे। ये होती है आपकी फसल चक्र या सस्य क्रम। तो समझ में आ गया होगा। एक बार फिर मैं बता देना चाहता हूँ, फसल चक्र का मतलब होता है एक समय निर्धारित करके, एक क्षेत्र का निर्धारण करके स्थिति परिस्थिति के अनुसार उस जगह पर फसलों को इस प्रकार
बार हेर फेर करके बोना ताकि मिट्टी की उर्वर शक्ति बनी रहे और किसान को हमेशा लाभ प्राप्त होता रहे। मिट्टी की उर्वर शक्ति बनी रहे और किसान को हमेशा क्या प्राप्त होता रहे, लाभ प्राप्त होता रहे, वो कहलाती है आपका फसल चक्र। ठीक है, वो क्या कहलाती है आपका फसल चक्र। तो आइए आगे हम बताते हैं फसल चक्र के बारे में। फसल चक्र का महत्व, ठीक है, फसल चक्र का आगे क्या लिखा हुआ है, महत्व लिखा हुआ है कि फसल चक्र महत्व किस तरीके से होती है। इस तरीके से फसल चक्र करने से किसान को हमेशा लाभ प्राप्त होती है। उसके महत्व के द्वारा हम बताना चाहते हैं कि किस तरीके से उसके लाभ उन्हें प्राप्त होती है। तो सबसे पहले फसल चक्र के जो महत्व होते हैं, सबसे पहले कृषक को अधिक उपज प्राप्त होती है। फसल चक्र करने से, मैंने अभी बताया, फसल चक्र करने से क्या होती है, अलग अलग एक ही जगह पर लगातार एक ही फसलों को उगाने से क्या होती है, मिट्टी की उर्वरक शक्ति क्षीण हो जाती है और उसकी उत्पादन क्षमता भी धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम होने लगती है। तो यहाँ कि उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए कृषक जो है अलग अलग फसलों का क्या करते हैं, बोना प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है, कृषक को अधिक उपज प्राप्त होती है। इससे क्या हो जाती है, कृषक को फसल चक्र के कारण कृषक को अधिक उपज की प्राप्ति होती है। दूसरा है मृदा की उर्वरक शक्ति क्या रहती है, सुरक्षित रहती है। मृदा की उर्वरक शक्ति क्या होती है, सुरक्षित रहती है। अभी मैंने बताया कि अलग अलग फसल चक्र करने से क्या होती है, मृदा की जो उर्वरक शक्ति होती है वो सुरक्षित रहती है। ठीक है, मृदा की जो उर्वरक शक्ति है वो सुरक्षित रहती है, बनी रहती है। क्यों? क्योंकि एक ही जगह पर एक ही फसल को बार बार उगाने से क्या होती है, उसकी मृदा की जो उर्वरक शक्ति होती है धीरे धीरे क्या होने लगती है, कम होने लगती है। क्योंकि वहाँ एक ही फसल उगाई जा रही है और एक ही फसल उगाए जाने से उस जगह पर उसकी मात्रा जो होती है एक सीमित हो जाती है और वो फसलों की उत्पादन क्षमता जो होती है तीव्र गति से नहीं होती। इसलिए वह फसल चक्र करने से क्या होती है, मृदा की जो उर्वरक शक्ति है वो सुरक्षित रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फसल की उत्पादन का खर्च कम होता है। फसल में उत्पादन का खर्च क्या होता है, कम होता है। जब हम एक ही जगह पर एक ही फसलों को बार बार उगाने का काम करते हैं तो उसकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए हम अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं। जैसे उसमें विभिन्न तरीके के फसल उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए विभिन्न तरीके के रासायनिक दवाइयों का छिड़काव करते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से उसकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए हम विभिन्न तरीके के कार्य को करते हैं। तो यहाँ फसल चक्र होने से क्या होती है, फसल के उत्पादन का खर्च भी धीरे हमें कम लगती है। फसल के उत्पादन का खर्च भी हमें क्या होने लगती है, कम होने लगती है। खरपतवार की वृद्धि का नियंत्रण होता है। एक ही जगह पर एक ही फसलों को उगाने से क्या होती है, वह विभिन्न तरीके से उस वातावरण के अनुकूल के अनुसार खरपतवार उगाती है। ठीक है, क्या होती है, खरपतवार उगाती है। फिर हमें क्या करना पड़ता है, उन खरपतवार को नष्ट करने के लिए अधिक धनराशि व्यय करनी पड़ती है। तो वहाँ फसल चक्र करने से क्या होती है, खरपतवार की वृद्धि का नियंत्रण होने लगता है। जो फसल चक्र कारण खरपतवार की वृद्धि का क्या होने लगता है, नियंत्रण होने लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें एक लाभ प्राप्त होता है खरपतवारों से। खरपतवार अगर धीरे धीरे कम होगी तो हमारी फसलों की उत्पादन क्षमता भी क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। उत्पादन क्षमता भी क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। नेक्स्ट है शीघ्र पकने वाले फसलों का लाभ उठाया जा सकता है। हम जब भी फसल उत्पादन करते हैं तो विभिन्न तरीके के फसलों का उत्पादन करते हैं। ठीक है, तो वहाँ हम इस तरीके के फसलों को उत्पादन कर सकते हैं जो क्या हो सकती है, शीघ्र पकने वाले फसलों का क्या हो सकती है, हम उसका लाभ उठा सकते हैं। यानी शीघ्र अगर वह पकती है तो उसकी उत्पादन क्षमता हम पहले से ही प्राप्त कर लेते हैं, उसकी उत्पादन क्षमता बहुत अधिक होती है और शीघ्र पकने से उसका लाभ हम अच्छे तरीके से उठा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बाजार में मांग की पूर्ति की जा सकती है। और बाजार में मांग की क्या की जा सकती है, पूर्ति की जा सकती है। फसल चक्र के कारण बाजार में जो उसकी मांग होती है, मांग की हम क्या कर सकते हैं, पूर्ति कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मौसमों के अनुसार या अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार अलग अलग फसलों के लिए बाजार में मांग की जाती है। अलग अलग फसलों की क्या की जाती है, बाजार में मांग की जाती है। तो वहाँ फसल चक्र के अनुसार यहाँ जो है बाजार में मांग की पूरी तरीके से पूर्ति की जा सकती है। पूरी तरीके से क्या की जा सकती है, पूर्ति की जा सकती है। जैसे कि मांग के तहत मैं बताना चाहूँगा कि बाजार की मांग में आपने देखा होगा कि हमारा जो छत्तीसगढ़ है ज़्यादातर किसके उत्पादन, किस फसलों को उत्पादन क्षमता करती है, एक धान की, चावल के लिए क्या करती है, धान की बुआई का कार्य करती है। यही हमारे छत्तीसगढ़ में ज़्यादातर हम किसकी खेती करते हैं, धान की खेती करते हैं ना, ज़्यादातर किसकी खेती करते हैं, धान की खेती करते हैं। तो वो जो है बाजार में हमें आसान तरीके से प्राप्त हो जाती है और उसकी मांग भी बहुत अधिक होती है। ठीक है, और अगर हम वहाँ दूसरे फसलों की बुआई करते हैं तो वहाँ भी हमें थोड़ा सा
स्थिति परिस्थिति और समय के साथ साथ वहाँ हमें क्या होने लगती है, फसलों की मांग भी प्राप्त हो जाती है और इन फसलों की प्राप्ति पूर्ति भी हम कर सकते हैं। क्या, क्योंकि छत्तीसगढ़ में धान की खेती के अलावा कुछ और क्या करते हैं, फसलों का उत्पादन करते हैं जिसमें उसकी भी मांग हमें आसानी से प्राप्त हो जाती है और बाजारों की मांग के अनुसार ही हम वहाँ फसल चक्र का कार्य करते हैं, इसलिए हमें बाजार में मांग की पूर्ति क्या हो जाती है, हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है सीमित साधनों जैसे खाद सिंचाई आदि से भी फसलों को उगा सकते हैं। क्या क्या बोला गया है, सीमित साधनों जैसे खाद सिंचाई आदि में भी फसलों को क्या किया जा सकते, उगा सकते हैं। तो फसल चक्र करने से क्या होती है, हम सीमित साधनों में भी, हमारे पास जो सीमित साधन है उसके तहत भी हम खाद या सिंचाई आदि से जो उसके लिए उपयुक्त खाद होती है और सिंचाई के जरिए भी हम फसलों को क्या कर सकते हैं, उगा सकते हैं। नेक्स्ट है आपको कृषकों की आमदनी में वृद्धि होती है। कृषकों की आमदनी में क्या होती है, वृद्धि होती है। यहाँ पर मैंने पहले बताया कि एक ही जगह पर लगातार एक ही फसलों को उगाने से क्या होती है, वहाँ मिट्टी की उर्वरा शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती जाती है और फसल उत्पादन की क्षमता भी धीरे धीरे क्या होने लगती है, कम होने लगती है। तो हम यहाँ फसल चक्र का कार्य करते हैं, वहाँ यहाँ पहला परिणाम देख सकते हैं, किसी की को अधिक उपज प्राप्त होती है। तो किसी को अधिक उपज प्राप्त होती है तो इससे क्या हो जाएगी, किसी की आमदनी में भी वृद्धि होगी। यदि हमें उपज अधिक प्राप्त होती है तो आमदनी भी सीधी सी बात है हमें क्या होगी, अधिक प्राप्त होगी। यदि हमारी उपज कम होती है तो हमारी जो आमदनी है वो भी क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। नेक्स्ट है आपका कीट पतंगों एवं बीमारियों के क्या है, आक्रमण से फसलों को हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ठीक है, फसल चक्र से क्या कर सकते हैं, कीट जो कीट पतंग होते हैं और उनमें जो बीमारी लगती है उनके आक्रमण से हम फसलों को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। क्या होती है, जब एक ही तरीके की फसल की बुआई की जाती है तो उसमें विभिन्न तरीके की बीमारियां, ठीक है, और विभिन्न तरीके की बीमारियां और कीट पतंग जो होती है या खरपतवार जो होती है उससे हमारे फसलों को बहुत नुकसान होता है। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, फसल चक्र के जरिए हम इन कीट पतंगों और विभिन्न प्रकार की बीमारियों के आक्रमण का हम क्या कर सकते हैं, रोकथाम भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रोकथाम भी कर सकते हैं। इस तरीके से कीट पतंग के बीमारियों के आक्रमण से फसलों को हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। नेक्स्ट है आपको कृषकों को घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। फसल चक्र के कारण क्या हो जाती है, कृषकों की जो घरेलू आवश्यकताएं होती है वो भी आसान तरीके से हमें प्राप्त हो जाती है, यानी कृषकों को पूरी तरीके से प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट है मृदा को जल व वायु क्षरण के प्रभाव से बचाया जा सकता है। मृदा को जल या वायु क्षरण के प्रभाव से क्या किया जा सकता है, बचाया जा सकता है। क्या है, जब हम एक ही तरीके के पौधों को बार बार बोते हैं तो वहाँ की मृदा की, मैंने बताया कि मृदा की जो उर्वरक शक्ति होती है धीरे धीरे कम हो जाती है और उसमें जो क्षरण होती है वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, बढ़ने लग जाती है। एक ही फसल को बोए करने से उसकी जो जल और वायु के क्षरण होती है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो यहाँ हम फसल चक्र के जरिए विभिन्न तरीके के फसलों का समय और स्थिति का निर्धारण करके जब हम बुआई करने का कार्य करते हैं, उगाने का कार्य करते हैं, तो वहाँ जो मृदा की जल और वह वायु क्षरण के जो प्रभाव होते हैं उससे हम उसको क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, देख सकते हैं विभिन्न फसलों का प्रबंध उचित प्रकार से किया जा सकता है। विभिन्न फसलों का प्रबंध जो होती है वो हम उचित प्रकार से भी कर सकते हैं। फसल चक्र के माध्यम से अलग अलग तरीके के फसलों का प्रबंध भी हम एक उचित तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, ये तो ही एक फसल चक्र के महत्व के बारे में। नेक्स्ट है फसल चक्र की हानियां। फसल चक्र की हानियां कि जब हम फसल चक्र करते हैं तो हमें किस तरीके से फसल चक्र हमें क्या होती है, फसल चक्रों से हानियां होती है। तो सबसे पहले है भूमि का अधिक दोहन होता है। अब हम क्या करते हैं, एक ही तरीके की फसल करते हैं वो अलग होती है और हम एक ही जगह पर अलग अलग तरीके के फसल उगाने का कार्य करते हैं। तो वहाँ क्या होती है, जो भूमि होती है वहाँ अधिक दोहन होता है। ठीक है, जो भूमि होती है वहाँ अधिक दोहन होता है क्योंकि जुताई का काम, कढ़ाई का काम वहाँ बहुत अधिक होती है वहाँ। ठीक है, अलग अलग फसलों को बोने के लिए फिर से हमें क्या करना पड़ता है, बार बार हमें जुताई का कार्य करना पड़ता है, बार बार वहाँ कोड़ने का कार्य करना पड़ता है। तो वहाँ उससे जो भूमि का दोहन है वो अधिक होने लगती है। जो उससे भूमि का जो दोहन है वो हमें क्या होने लगती है, अधिक होने लगती है। फसल चक्र के लिए अधिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। जब भी फसल चक्र किया जाता है तो हमें अधिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। क्यों अधिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना ज्ञान के हम फसल चक्र का कार्य नहीं कर सकते। यानी हमें उस फसल के बारे में जानकारी प्राप्त ही नहीं है तो हम
उसको किस तरीके से हम फसल चक्र में बुआई का कार्य कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें उसकी ज्ञान रहेगी तभी हम उसमें आमदनी अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं, उसकी उपज को भी हम बढ़ा सकते हैं और उसमें अच्छे तरीके से हम कार्य भी कर सकते हैं। तो यहाँ फसल चक्र के लिए अधिक ज्ञान की भी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है फसल चक्र के लिए अधिक साधन की भी आवश्यकता होती है। जब फसल चक्र का कार्य किया जाता है तो हमें अधिक साधन को भी ध्यान आवश्यकता होती है, क्योंकि कम साधनों में हम फसल चक्र का कार्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अधिक धन की आवश्यकता होती है। फसल चक्र का जब कार्य किया जाता है तो विभिन्न तरीके से हमें अधिक धन की आवश्यकता भी होने लगती है, क्योंकि बाजार में उसकी जो मांग होती है उसके थ्रू हमें विभिन्न तरीके के फसलों के लिए थोड़ी सी खर्च करनी पड़ती है, यानी अधिक थोड़ी सी उसमें धन लगाने की आवश्यकता होती है, जो हमें फसल चक्र के हानि के रूप में उपलब्ध होती है। नेक्स्ट है बाजार मांग की समुचित ज्ञान होना अति आवश्यक होता है, इसके अभाव में फसल चक्र प्रभावित होती है। अब यहाँ जिस तरीके से फसल चक्र के अधिक ज्ञान की आवश्यकता होती है उसी में हम ला सकते हैं कि बाजार और मांग की समुचित ज्ञान होना अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जब भी हम बुआई का कार्य करते हैं, आपको पता है, हमें पता है कि छत्तीसगढ़ में कौन सी फसल सबसे ज्यादा उगाई जाती है। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसलें जो होती है वो आपने देखा होगा अधिकतर धान की खेती करते हैं, चावल का ही हम उत्पादन अधिक तरीके से करते हैं, चावल की उपज ही हम अधिक मात्रा में करते हैं। तो यहाँ बाजार में मांग की समुचित ज्ञान होना अति आवश्यक है। ठीक है, जैसे कि अगर हम धान की खेती कर रहे हैं तो हमें पता है कि वहां हमें उसकी उपज की मात्रा अच्छे से प्राप्त होने वाली है। अब यहाँ बाजार एवं मांग के तहत, मांग का मतलब होता है जैसे कि हम जौ का, गेहूं का, हम छत्तीसगढ़ में बुआई का कार्य करते हैं। जौ और गेहूं का या विभिन्न प्रकार के और फसल होते हैं जो छत्तीसगढ़ में नहीं बोई जाती है, उसका हम यहाँ फसल चक्र में बुआई करने का कार्य करते हैं। तो वहाँ हमें विभिन्न तरीके से हानि प्राप्त होती है। किस तरीके से? क्योंकि हमारी जो भूमि होती है इधर जो हमारी जो बाजार की मांग होती है वो अधिकतर तौर पर छत्तीसगढ़ की फसलों के तहत ही होती है। यदि हम वहाँ अलग तरीके के फसलों का उत्पादन करने का कार्य करते हैं तो हमें वहाँ हानियों का क्या होती है, मतलब फसल चक्र में हानियां होती है और अधिक नुकसान हमें झेलना पड़ता है। जिस तरीके से हम यहाँ एक क्या करते हैं हम क्या करते हैं, धान की खेती करते हैं, अब वहाँ गेहूं या जौ या विभिन्न तरीके से खेती करते हैं तो वहाँ हमें नुकसान झेलना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ हमारे बाजार में उसकी जो मांग है वो बहुत कम होती है, उसकी जो मांग होती है बहुत कम होती है, क्योंकि ये जो फसलें हैं पंजाब या अलग राज्य में अलग क्षेत्र में इसकी क्या की जाती है, बुआई की जाती है, तो उधर उसकी जो मांग होती है वो होती है और हमारे क्षेत्र में जो उसकी मांग होती है बहुत कम होती है। तो इस तरीके से बाजार में मांग की समुचित ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है, यानी फसलों के साथ साथ उसकी मांग, बाजारों में मांग की ज्ञान होना भी बहुत अधिक आवश्यक है, क्योंकि बिना बाजार में मांग की समुचित ज्ञान के हम फसल चक्र का कार्य नहीं कर सकते। हमें अलग अलग फसलों की बुआई करके हमारी उपज की क्षमता को बढ़ाने का कार्य करना है, तो हमें उसके लिए बाजार में मांग की समुचित ज्ञान का होना भी अति आवश्यक है। ठीक है, क्या होती है, अति आवश्यक है। इसके अभाव में फसल चक्र प्रभावित होने लगती है। क्या होती है, इसके अभाव में हमारी जो फसल चक्र है वो पूरी तरीके से प्रभावित होने लगती है और हमारी आमदनी जो होती है वो भी कमी होने लगती है, आमदनी में भी क्या होने लगती है, कमी होने लगती है। जो कृषक की अधिक उपज प्राप्त होती है वो भी धीरे धीरे क्या होने लगती है, कमी होने लगती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें बाजार में मांग की समुचित ज्ञान होना अति आवश्यक होती है। तो आज का हमारा टॉपिक था क्या, फसल चक्र एवं सस्य क्रम योजना में फसल चक्र के बारे में बताएगा कि फसल चक्र होती क्या है। तो फिर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ कि फसल चक्र एक समय में एक निश्चित क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए उस क्षेत्र में विभिन्न फसलों का हेर फेर करके बोना, जिससे कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहे और किसान को अधिक लाभ प्राप्त हो, और किसान को क्या हो, अधिक लाभ प्राप्त हो, वो आपका क्या कहलाती है, एक फसल चक्र कहलाती है। और आज के आधुनिक युग में फसलों के उत्पादन क्षमता धीरे धीरे बढ़ने के साथ साथ अलग अलग व्यवसायों को देखते हुए आज इसका नाम हम सस्य क्रम से भी जानते हैं, यानी आज के वर्तमान युग में हम फसल चक्र को
सस्यक्रम के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरीके से ये होती है आपका फसल चक्र। फसल चक्र के महत्व के बारे में आपको बताया गया कि किस तरीके से फसल चक्र की महत्व होती है और विभिन्न तरीके से फसल चक्र में हमें हानियों का सामना भी करना पड़ता है अगर हमें समुचित ज्ञान नहीं होती है। ठीक है, बाजार मांग की समुचित ज्ञान नहीं होती है, विभिन्न तरीके की हमें अधिक फसल चक्र को बोने के लिए ज्ञान नहीं होती है, तो हमें फसल चक्र नहीं करनी चाहिए। अगर हमें समुचित ज्ञान होती है उसके बारे में, फसलों के बारे में अधिक हमें जानकारी होती है, तभी हमें फसल चक्र करनी चाहिए। तो ये इस तरीके से फसल चक्र की हानियां है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।